हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेरी क्विक रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। मुझे पता है दैट मेनी स्टूडेंट्स लीव दिस टॉपिक इन ऑप्शन एंड दैट इज द रीजन दैट दिस वीडियो विल गिव यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस गाइडेंस ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड डू फॉर योर एग्जाम्स। ध्यान से देखना, एकदम शॉर्ट हो जाएगा टॉपिक ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस। नाउ जब ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस टॉपिक की बात करते हैं तो मॉड्यूल को काफी सिंप्लीफाइड तरीके से नोट्स में डाल दिया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉइंट्स कि बेसिकली कितने पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होता है। ऑलराइट, नाउ जब ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो पहले तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इंश्योरेंस के बिजनेस को लेकर आपको पता होने चाहिए। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस लाइफ डेथ रिस्क के लिए, एंड जनरल इंश्योरेंस फायर रिस्क एंड ऑल अदर मिसलेनियस बिजनेस जितने भी आप सोच लो, मरीन इंश्योरेंस वगैरह, ऑल दैट। ओके, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, इट इज ओवर हियर, बट आई हैव सीन दैट फाइनेंशियल स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करते। लाइफ इंश्योरेंस एक लाइफ डेथ रिस्क को सिक्योर करने के लिए, प्लस इट इज ऑल्सो सीन एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वेयर एज जनरल इंश्योरेंस इज मोस्टली इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क, उसको कोई एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देखता है। बाकी ये टेबल को आप कर लो, आप देखोगे कि पॉइंट्स के बाजू में कहीं पे मैंने स्टार किया हुआ है, कहीं पे 2 स्टार किया हुआ है, कहीं पे 3 स्टार किया हुआ है। जो स्टार किया हुआ है, यस दे आर इंपॉर्टेंट, बट रीड वंस एंड यू कैन गो एड। जो 2 स्टार किया हुआ है उसको थोड़ा स्लो पढ़ो, एंड जो 3 स्टार्स किया हुआ है दैट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, फिर आप देखते हो द पॉइंट ऑफ को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस मीन्स 3-4 इंश्योरर आकर मिलकर एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं टू अ पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर, जिसको हम लोग इंश्योर्ड भी बोलते हैं। ऑलराइट, एंड को इंश्योरेंस में जो मैक्सिमम रिस्क जो इंश्योरर लेता है इन द जॉइंट, जो 3-4 इंश्योरर साथ में आके पॉलिसी दे रहे हैं, जो मैक्सिमम रिस्क लेता है उसे हम लीड को इंश्योरर कहते हैं, एंड अदर को इंश्योरर्स को हम लोग अदर को इंश्योरर्स कह देते हैं। सारा कोऑर्डिनेशन विद द पॉलिसी होल्डर लीड को इंश्योरर करता है, एंड लीड को इंश्योरर देन अमाउंट्स एंड क्लेम्स जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है टू अदर को इंश्योरर्स। ऑलराइट, तो उसके जो पॉइंट्स है इट इज ओवर हियर एंड यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स वंस। मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ सारे पॉइंट्स का, एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स, बट लेट मी टेल यू कि अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए ऑन दीज पॉइंट्स, then in that case because insurance topic is very technical and एकदम ऐसे क्रिस रिवीजन में many times students को समझ में नहीं आता, so if you want a detailed discussion on these points then मेरा ऐप डाउनलोड कर लो and you can see the website from where you can download the app, Android version, Apple version, whatever it is, and मैंने बैच 17 करके मेरे एक ऐप में है, स्टोर सेक्शन में जाके वो बैच मिलेगा। ओवर देयर यू नो व्हाट आई हैव डन इज मैंने अपने ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस के फोल्डर को अनलॉक किया हुआ है, सो इफ एनी कंटेंट यू वांट इन डिटेल देन यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। वीडियो जो भी मेरे वीडियोस है वो बैच के अंदर ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस के, उसके नीचे मैंने पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये वीडियो में कौन सा पॉइंट कवर किया हुआ है। सो अगर स्लोली समझना चाहते हो देन यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ऑलराइट, री इंश्योरेंस, व्हाट इज री इंश्योरेंस? सो फॉर एग्जांपल IR1 एक इंश्योरेंस कंपनी है। ऑलराइट, उसने ऑलरेडी पॉलिसीज इश्यू करके रखा है एंड इट इज ट्रांसफरिंग द रिस्क टू IR2। ऑलराइट, तो IR1 हो गया सीडिंग कंपनी जो रिस्क ट्रांसफर कर रहा है, एंड IR2 हो गया एक्सेप्टिंग कंपनी। ऑलराइट, और ये जो अरेंजमेंट हो गया, ये अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे री इंश्योरेंस। नाउ लिसन टू मी, ये दोनों के बीच में अरेंजमेंट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है वेयर बाय वो लोग कोई भी बाइंडिंग अरेंजमेंट नहीं चाहते, यानी कि IR1 ने IR2 को बोला दैट जितना भी फायर रिस्क है उसका 20% मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। IR2 बोला ऐसा अरेंजमेंट नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू नेगोशिएट एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन सेपरेटली, आई वॉन्ट टू नेगोशिएट एवरी सिंगल रिस्क सेपरेटली, तो उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। ऑलराइट, लेकिन अगर वो लोग कोई बाइंडिंग अरेंजमेंट में आ जाता है, ऑलराइट लॉन्ग टर्म बाइंडिंग अरेंजमेंट, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में आ जाता है जो लॉन्ग टर्म बाइंडिंग है, तो उसे हम कहते हैं ट्रीटी री इंश्योरेंस। ऑलराइट, ना ट्रीटी री इंश्योरेंस भी दो तरीके का होता है, प्रोपोर्शनेट ट्रीटीज एंड नॉन प्रोपोर्शनेट ट्रीटीज। व्हाट इज प्रोपोर्शनेट ट्रीटीज? फटाफट फटाफट तो लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना। प्रोपोर्शनेट ट्रीटीज आर जहां पे डिसाइड हो गया फायर रिस्क 20% विल बी ट्रांसफर टू यू, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों बाइंडिंग है, लेकिन फायर रिस्क का हर एक पॉलिसी, एवरी सिंगल पॉलिसी जो सीडिंग कंपनी ट्रांसफर करेगा उसका हर एक पॉलिसी का सम अश्योर्ड, प्रीमियम, क्या रिस्क, क्या लॉसेस, एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑन अ परसेंटेज। ऑलराइट, और हर एक ट्रांसफर पे वो परसेंटेज ट्रांसफर हो ही जाता है कंपल्सरीली, दैट इज प्रोपोर्शनेट। एनी अदर अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज नॉन प्रोपोर्शनेट, लेकिन प्रोपोर्शनेट नॉन प्रोपोर्शनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर स्लोली समझना चाहते हो तो डिटेल वीडियो से आप समझ सकते हो। ऑलराइट, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना जरूरी है दैट इंश्योरर कौन बन सकता है, इंश्योरेंस का बिजनेस कौन चला सकता है इंडिया में? इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। सर तो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंश्योरेंस का बिजनेस चलाना हो इंडिया के अंदर, देन इन दैट केस फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 49% इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ऑलराइट, तो ये 1.4 को जो पॉइंट नंबर 3.2 है मेरा ये नोट्स के उसके साथ पढ़ सकते हो, एंड उसमें एक MCQ क्वेश्चन बन जाता है। ऑलराइट, देन 1.6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी।
जब तक इंश्योरेंस कंपनी को फर्स्ट प्रीमियम मिल नहीं जाता, रिसीव नहीं हो जाता, या तो एडवांस में मिल नहीं जाता, या तो तुरंत चेक नहीं मिल जाता, या तो लेटर से उसकी बैंक गारंटीज नहीं मिल जाती, यानी कि फर्स्ट प्रीमियम को लेकर जब तक कंपनी कंप्लीटली सिक्योर नहीं हो जाता, तब तक रिस्क अज्यूम नहीं कर सकता कंपनी। ऑलराइट, एंड इंश्योरेंस कंपनी तभी रिस्क अज्यूम कर सकता है व्हेन द फर्स्ट प्रीमियम इज रिसीव्ड, either when the policy is signed or when in advance, or let us say it is guaranteed. All right, only then the insurance का risk commence होगा, खाली signing of policies will not commence the business, and this is one of the most important case studies. All right, then ये point number 2 में सिर्फ legal framework governing insurance business का लिस्ट है कि कौन से laws and regulations govern करते हैं इंश्योरेंस का बिजनेस, उसका एक लिस्ट है, वो लिस्ट आप बाय आउट कर सकते हो, you can just read once, and वो anyways आपको एक दो एक्ट तो पता ही है इसमें। रजिस्ट्रेशन एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है इफ यू वांट टू कमेंस इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़, 100 करोड़ एक्सक्लूडिंग द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एमसीक्यू, और देख ही रहे हो आप, मैंने 3 स्टार डाला हुआ है यहाँ पे। देन दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉल्वेंसी मार्जिन को लेकर। सॉल्वेंसी मार्जिन यानी एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, असेट्स कितना ज्यादा रखना है लायबिलिटीज से। ऑलराइट, तो ये लोग कह रहे थे मिनिमम 50%, minimum 50% of the capital, of the minimum capital, इतना तो होना ही चाहिए। अब मिनिमम कैपिटल क्या बेटा, 100 करोड़। ऑलराइट, 100 करोड़ का 50% क्या, 50 करोड़, तो इतना तो असेट शुड बी मोर देन द लायबिलिटीज, ये एक कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है कि सॉल्वेंसी रेशियो 150% का होना चाहिए। ऑलराइट, सो यानी कि अगर असेट 150 करोड़ के है एंड लायबिलिटी 100 करोड़ का है, then in that case 150% satisfy हो गया कंडीशन, yes, and 50 करोड़ का गैप भी है दोनों में, satisfy हो गया, yes, not a problem at all, okay। लेकिन समझो अगर लायबिलिटी 50 करोड़ का है एंड असेट 75 करोड़ का है, yes, तो क्या ये 150% सेटिस्फाई हो गया, yes, पर क्या 25 करोड़ का गैप है ना, तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एंड इंडिविजुअल एमसीक्यूज आल्सो, सॉल्वेंसी मार्जिन का। अगर ये सॉल्वेंसी मार्जिन सेटिस्फाई नहीं होता है, देन इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी को वाइंड अप भी कर सकता है आईआरडीए आफ्टर नोइंग द फाइनेंशियल प्लान। एक बार मौका देता है फाइनेंशियल प्लान सबमिट करने का इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी एक एडिक्वेट फाइनेंशियल प्लान सबमिट नहीं करता, देन आईआरडीए कैन आल्सो सबमिट द एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर इट्स वाइंडिंग अप। स्लोली समझना कंसेप्ट, देन यू कैन स्टडी फ्रॉम ए रेगुलर कोर्स वीडियोस। ऑलराइट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे अनलॉक, कहां पे एक्सेस करना है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी को कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने उसका लिस्ट है, एक बार खाली रीड वंस कैटेगरी है। लेकिन ये समझना जरूरी है दैट आईआरडीए ने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए अलग से रेगुलेशंस इशू किए हैं। वो रेगुलेशन में शेड्यूल ए जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का है, शेड्यूल ए जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल्स का है, शेड्यूल बी जो है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल्स का है, एंड शेड्यूल सी में ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कमेंट डालने हैं, दैट इज द पॉइंट। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। शेड्यूल ए जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, वो मैंने पॉइंट नंबर 8 में एक्सप्लेन किया है इन दीज नोट्स। ऑलराइट, शेड्यूल बी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन पॉइंट नंबर 10 ऑफ दीज नोट्स। एंड शेड्यूल सी इज द कॉमन शेड्यूल वेदर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, लेकिन ऑडिटर्स रिपोर्ट में मैंडेटरी कमेंट्स क्या आनी चाहिए, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन पॉइंट नंबर 12 ऑफ दीज नोट्स। ऑलराइट, अब इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, एवरीवन क्विकली कम टू पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 के अंदर 8.1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8.1 को कंपेयर करना है विद पॉइंट नंबर 10.1। एक करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, देन इन दैट केस दे आर सेइंग दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसको वैल्यू करो, सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 इयर्स, एंड इसका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसमें से वो लोग बोनस भी डिक्लेयर कर सकते हैं टू द पॉलिसी होल्डर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पॉइंट्स। लेकिन जब आप यही 10.1 में जाके देखते हो फॉर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, एक मिनट रुको फटाफट दिखा देता हूं। 10.1 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में जाके देखते हो तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखो, आपने देखा मेरा फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा उससे जो यहाँ पे डिफरेंट है उसको मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। जैसे वहां पे आपको बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, नो रिवैल्यूएशन बीइंग परमिसिबल। ऑलराइट, देन मैंने वहां पे आपको बोला दैट आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसमें बोनस डिक्लेयर कर सकते हो पॉलिसी होल्डर्स को, बट लेट मी टेल यू जनरल इंश्योरेंस में तो ऐसा होता नहीं है बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स एंड ऑल दैट, तो वो पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा।
बट जनरल इंश्योरेंस में लोगों को पता कैसे चलेगा दैट बॉस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यूएशन क्या है, बिकॉज रीवैल्यूएशन तो परमिसिबल नहीं है. सो फेयर वैल्यू नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एज नोट्स टू अकाउंट्स. अब आपने वहां पे 8.1 को जब यहाँ पे कंपेयर किया 10.1 के साथ तो डिफरेंस पता चला. वैसे ही हर एक का आपको कंपैरिजन करके समझना है अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने क्या दिया हुआ है. ऑलराइट, एक और जैसे बताओ, एक लास्ट बताऊंगा. ऑलराइट, जो एग्जाम में काफी बार रिपीटेडली आया हुआ है, दैट इज वन इज फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट्स. देखो, शैल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट. फिर एक अकाउंट बनेगा फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट. ऑलराइट, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में से बोनस डिक्लेयर किया जा सकता है टू द पॉलिसी होल्डर्स. बट यही चीज जब आप 10.1 में जाके पढ़ते हो फॉर जनरल इंश्योरेंस, ऑलराइट, देन इन दैट केस एक अलग ही चीज देखने मिलेगी. इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, देखो फेयर वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट देखने मिल रहा है, यस. फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट बोल रहे हैं, यस. बोनस टू पॉलिसी होल्डर का कंसेप्ट नहीं होता, बट कैन दे डिक्लेयर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, बोल रहे हैं नो, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स. एंड अगर फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट फ्री रिजर्व से माइनस करना है, उसके बाद डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स कैन बी गिवन ओवर देयर. ऑलराइट, तो जब आप ऐसे कंपेयर करोगे थोड़ा, तो आपको थोड़ा फील होगा दैट व्हाट हैज चेंज्ड ओवर हियर. ऑलराइट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. काफी बार रिसेंट अटेम्प्ट्स में मैं देख रहा हूं सिंस जुलाई 21 स्पेसिफिकली दैट इसको बहुत ही क्वेश्चन किया जा रहा है. ऑलराइट, ओके, नाउ लिसन टू मी. तो ये आपका 8th और 10th पॉइंट का सॉर्टिंग हो गया. बाकी जो 8.2, 8.3, 8.4 वर्सेस 10.2, 10.3, 10.4 है, वो सिर्फ एडिशनल डिस्क्लोजर्स है, फाइनेंशियल्स के अंदर क्या है, और एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनता है विच इज वेरी मच सिमिलर टू डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑलराइट, ऑफ द कंपनीज. उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स जाते हैं, वो एक रीड वंस कैटेगरी का केस है. ऑलराइट, ओके, मैं वापस आ जाता हूँ जो पॉइंट पे था वहां पे. आई वॉज इन माई 5th पॉइंट, जहां पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के शेड्यूल ए शेड्यूल बी के बारे में बता रहा था. शेड्यूल सी इज ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में क्या लिखना है, वो ये नोट्स का मेरा लास्ट पॉइंट है, 12th पॉइंट. वो सिर्फ एक रीड वंस मटेरियल है. नॉर्मली कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो जाता है वही है, जो थोड़ा अलग दिखे आपको उसको आपको हाईलाइट कर लेना है. ऑलराइट, नाउ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेकर है, द सेम प्रोविजंस अप्लाई इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस आल्सो. ओके, एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस में जो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, रेवेन्यू अकाउंट एंड सेपरेट अकाउंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट वगैरह, उसको ऑडिट करना है. अब सेपरेट अकाउंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट का ऑडिट का रिक्वायरमेंट पहले नहीं था, बिकॉज जो मेन सेक्शन है ऑडिट का, सेक्शन 12 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, उसके अंदर ये नहीं लिखा था. बट उसके बाद आईआरडीए ने लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. तो वहां से वो अटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं दैट क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को भी ऑडिट करना है, तो द आंसर इज यस, करना है, बिकॉज इनिशियली इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट लेटर ऑन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईआरडीए टू बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए ऑडिट करना है. ये क्वेश्चन अब बहुत सालों से नहीं आया, पर अगर आया तो इसलिए उसका मैंने एक पॉइंट डाल के रखा है, इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आल्सो टू बी ऑडिटेड. सो मैं वापस वो पॉइंट पे आता हूं दैट इन केस ऑफ ऑडिटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट का हमने पढ़ा है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, दैट अप्लाइज ओवर हियर आल्सो. बट जो अलग पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 3-3 स्टार भी दिए हुए हैं, दैट इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज मैंडेटरीली जॉइंट ऑडिट है, जॉइंट ऑडिट है, जॉइंट ऑडिट है, जॉइंट ऑडिट है फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. दे हैव आस्क्ड एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी ओवर हियर आल्सो. ऑलराइट, देन ऑडिटर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी, एलआईसी वगैरह के ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करेगा, सीएजी ऑफ इंडिया. एंड अदर्स के केस में अपॉइंटेड एट द एजीएम आफ्टर इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद आईआरडीए गाइडलाइंस. आईआरडीए की गाइडलाइंस है कुछ ऑडिटर के एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन को लेकर, लेकिन वो उन्होंने प्रिंट नहीं की, खाली ये लाइन आपको आना चाहिए दैट अपॉइंटेड एट द एजीएम आफ्टर इंश्योरिंग द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स विद आईआरडीए गाइडलाइंस. देन सीलिंग लिमिट है, सीलिंग लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंपनीज टू बी ऑडिटेड. सीलिंग लिमिट एक तो एनीवेज इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव डिस्कशन इन कंपनी ऑडिट की मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी कंपनीज आप ऑडिट कर सकते हो, उसकी जो लिमिट्स है वो सी एक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, वेरी 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 सेंसिटिव डिस्कशन. हाउएवर इंश्योरेंस कंपनीज को लेके एक स्पेसिफिक लिमिट है दैट मैक्सिमम एक ऑडिटर, चाहे इंडिविजुअल हो या फर्म हो, ऑडिटर की बात चल रही है, पर पार्टनर की बात नहीं चल रही है, ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट ओनली फॉर 3 इंश्योरेंस कंपनीज, नॉट मोर देन 2 लाइफ और नॉट मोर देन 2 जनरल. तो तीनों की 3 लाइफ नहीं हो सकती, तीनों की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज नहीं हो सकती. इंश्योरेंस की बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का फिगर बहुत ही सेंसिटिव होता है, बिकॉज जो भी पैसा वो लोग करते हैं, कलेक्ट करते हैं, दे इन्वेस्टेड. ऑलराइट, एंड जो इन्वेस्टमेंट से काफी पैसा कमाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रोसेस ऑडिट अलग से ऑडिट होना चाहिए. ये ऑडिट कौन करेगा, ये ऑडिट कौन करेगा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नाइदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉर इंटरनल ऑडिटर नॉर कॉन्करेंट ऑडिटर. यानी एक सेपरेट एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए हु इज नाइदर द स्टैट्यूटरी, इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिटर. ऑलराइट, बाकी इंश्योरेंस को कारो एप्लीकेबल नहीं है. और इंश्योरेंस का जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट है, बी केयरफुल, वो 3CA नहीं है, 3CB प्लस 3CD है. अब ये 3CB, 3CA, 3CD ऑल दैट इज कवर्ड इन माय टैक्स ऑडिट नोट्स. ऑलराइट, ओके. देन अचानक से उन्होंने एक डिस्कशन दे दिया है, अब ये ना लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बिजनेस का डिस्कशन दिया है. पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 9, पॉइंट 7 एंड पॉइंट 9,
ये लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस का डिस्कशन है। ऑलराइट, तो उन्होंने यहाँ पे टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, सबको ये प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता है। टर्म प्रोटेक्शन, 30 इयर्स का टर्म प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, वो 30 इयर्स में मर गए तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, अगर वो 30 इयर्स में नहीं मरे तो कुछ नहीं। ऑलराइट, बट अगर आप लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला प्रोटेक्शन चाहते हो तो 7.1 को 7.4 के साथ कंपेयर करो। 7.4 इज होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ में कभी भी मरो आप, आपको डेथ बेनिफिट मिलेंगे। एंडोमेंट, प्योर एंडोमेंट मनी बैक प्लान, यहाँ पे सिर्फ डेथ बेनिफिट नहीं होता है, डेथ बेनिफिट प्लस मेच्योरिटी वैल्यू भी होता है कुछ, करेक्ट। सो एंडोमेंट, प्योर एंडोमेंट क्या होता है, 30 इयर्स का आपको टर्म दिया जाएगा, वो 30 इयर्स में अगर आप मरे तो डेथ बेनिफिट, एंड अगर आप 30 इयर्स सर्वाइव कर गए तो एट द एंड आपको उसका मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। मनी बैक प्लान सेम 30 इयर्स का टर्म, उसमें आप मर गए तो डेथ बेनिफिट, लेकिन इसमें एट द एंड मेच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलता है, पीरियोडिक पेमेंट्स होते रहते हैं, दैट इज मनी बैक प्लान। ऑलराइट, यूलिप इज वेरी सिंपल, मैं जो भी प्रीमियम पे करूंगा वो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक इक्विटी डेट ऐसा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएगा उसका, जैसे म्यूचुअल फंड बनाता है। ऑलराइट, एंड वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जैसा वैल्यू इंक्रीज होगा वैसा मेरा पॉलिसी का बेनिफिट इंक्रीज होगा। सो माय पॉलिसी बेनिफिट इज लिंक्ड टू द इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। ऑलराइट, इसलिए उसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप ऐसा बोलते हैं। पेंशन और रिटायरमेंट प्लान्स तो जो मेरे जैसे प्रोफेसर्स के लिए, जिसका हमें तो कोई कंपनी पे एम्प्लॉयड नहीं हो तो हमें हमारा खुद का पेंशन रिटायरमेंट प्लान करना होता है। सो मैंने सपोज मेरा रिटायरमेंट एज प्लान किया 45 ईयर्स, तो 45 ईयर्स तक मैं इनको प्रीमियम पे करूंगा। देन एट द एज ऑफ 45 मेरा जितना भी कलेक्ट हुआ रहेगा मेच्योरिटी वैल्यू, ऑलराइट, सपोज 3 करोड़ का पूल कलेक्ट हो गया तो दे विल गिव मी एन ऑप्शन कि आपको एक कम्प्यूट कर लेना, एक पार्ट यानी एक पार्ट लमसम ले लेना है तो ले लो, एंड बैलेंस के लिए आप एन्यूटी ले सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज पेंशन रिटायरमेंट प्लान। एन्यूटी प्लान सेम एग्जांपल समझो, 45 इयर्स तक का मेरा रिटायरमेंट एज, 45 इयर्स तक मैं पे करूंगा, लेकिन 45 इयर्स के एज पे वो लोग मुझे लमसम अमाउंट लेने ले देंगे कुछ, दे विल कंपल्सरीली टेल मी दैट आप एन्यूटी लेना पड़ेगा, यानी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली ऐसे कुछ पेमेंट्स लेने पड़ेंगे। 45 ईयर की एज पे मुझे एक कम्यूट यानी एक लमसम अमाउंट लेने का ऑप्शन नहीं होगा। ग्रुप इंश्योरेंस, मैं अपनी कंपनी के 10 एम्प्लॉयज के लिए अगर ग्रुप इंश्योरेंस ले लेता हूं तो दैट इज नथिंग बट ग्रुप इंश्योरेंस। ऑलराइट, तो ऐसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं। अब 9th पॉइंट पे आ जाते हैं। 9th पॉइंट इज ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का ऑडिट कैसे करना है। ऑलराइट, तो उसके लिए बिजनेस पता होना जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, ये जितना भी आप देख रहे हो, सो उसमें ना पहले मैंने बिजनेस समझाया हुआ है, जैसे एक्चुअल प्रोसेस एक बता देता हूं आपको। तो लाइफ इंश्योरेंस में एक्चुअली इज इन्वॉल्व इन ऑल दिस बिजनेस प्रोसेसेस। ऑलराइट, तो वहां पे मैंने प्रोसेस समझाया हुआ है। वैल्यूएशन, पॉलिसी का मेकिंग, डेवलपमेंट, ये सब एक्चुअली का काम होता है, एंड उसमें ऑडिटर का रोल क्या है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको मेरे जरूरत नहीं मेरे एक्सप्लेनेशन की, बिकॉज आई एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द रोल ऑफ ऑडिटर, आई एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द रोल ऑफ ऑडिटर अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, तो लेकिन अगर आप फिर भी डिटेल डिस्कशन चाहते हो तो एनीवेज रेगुलर कोर्स का वीडियो है ही है, बट ये वीडियो का मेन इंटेंशन है कि आपको ब्रीफ एरियाज बता देना और थोड़ा थोड़ा गाइडेंस दे देना ऑन ऑल द पॉइंट्स। तो हर एक वीडियो एक अलग तरीके से शूट किया जाता है, जैसे आप देख रहे हो कि मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूं, एंड माय वर्ड्स आर वेरी मेजर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑलराइट, तो इसमें आप ये देख लोगे तो आपको और कोई देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या बिजनेस है और क्या ऑडिटर का रोल है। सो दिस इज योरसेल्फ, यू हैव टू रीड दिस। ऑलराइट, ओके, तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है चीज यहाँ पे। देन कोई भी चीज ना समझे तो डाउट सॉल्विंग मेरे ऐप के चैट बॉक्स में भी होता है, इट इज ऑलवेज देयर। ऑलराइट, 10th पॉइंट को तो 8th पॉइंट के साथ कंपेयर करना है, बोला अकाउंट्स का रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली 11th पॉइंट अगर आप देखोगे, 11th पॉइंट के अंदर, ऑलराइट, देन इट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। ऑलराइट, अब जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के केस में प्रीमियम इनकम होगा, क्लेम्स होगा, तो उसमें आपको कौन सी चीजें देखनी है। जस्ट खाली एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप फायर रिस्क या मरीन इंश्योरेंस ऐसे सब इमेजिन करके चलो तो ये आपको अच्छे से समझ में आता है। तो इट इज वेरी सिंपल। बैंक ऑडिट में भी कुछ ऑडिट ऑफ बैंकिंग आइटम्स था, तो उसमें क्या करना था। ऑलराइट, दैट उसमें मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिए थे इन माय बैंक ऑडिट नोट्स। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, आप सोच रहे हो बैंक ऑडिट नोट्स कहां पे, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक एंड एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। वैसे सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी पॉइंट्स बना के दिए, ये 4-4 मार्क के उनके फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे मैंने 3-3 स्टार किए हुए हैं, एंड उसमें क्या क्या कंटेंट लिखना है, इट इज ओवर हियर। ऑलराइट, पर इसके लिए बिजनेस समझना जरूरी है, इसलिए जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था नोट्स का, वो बिजनेस समझ लेना जरूरी है। अगर वो बिजनेस भी आप समझ जाते हो देन ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स तो यूं ही ऐसे ही समझ जाओगे। ऑलराइट, क्लेम्स प्रोविजन का ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट का क्लेम रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एंड बाकी तो री इंश्योरेंस का एक बार आप बिजनेस समझ गए तो ये लाइंस आपको आराम से समझ में आ जाती है। ओके, बाकी कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पॉइंट आया बेटा, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पॉइंट आया, लाइक लीगल प्रोफेशनल चार्जेस, एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन, तो एक पॉइंट डॉक्यूमेंट का लिख दो, एक पॉइंट इंटरनल कंट्रोल का लिख दो। ऑलराइट, एक पॉइंट उसकी अकाउंटिंग का लिख दो, और हर एक पॉइंट में IRDA गाइडलाइंस तो लिख ही देने का। ओके, so be careful with these points and you can easily score marks over here. Okay, बाकी 11.12 वेरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को इमेजिन करो, अगर Jan 22 में कोई पॉलिसी इशू हुई है विथ एक्सपायरी इन December 22,
तो 31 मार्च 22 में 3 महीने का रिस्क एक्सपायर हो चुका है, लेकिन 9 मंथ्स स्टिल पेंडिंग। तो ऐसी कितनी सारी पॉलिसीज होती है वेन ऑन 31 मार्च काफी सारी पॉलिसीज में अनएक्सपायर्ड रिस्क होता है, एंड फॉर दैट दे आर आस्किंग यू टू मेक अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। दो तरीके से इसको क्रिएट किया जा सकता है, देयर आर टू मेथड्स, वन दिस और दिस। वन इज एक एक पॉलिसी को लेकर देखो कितना पीरियड खत्म हो चुका है, कितना पीरियड पेंडिंग है, एंड अकॉर्डिंगली जितना पीरियड खत्म हो चुका है उसका प्रीमियम इनकम रिकॉग्नाइज कर लो, और जितना पीरियड पेंडिंग है उसको अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व में जाने दो, उसके प्रीमियम का अमाउंट अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व में जाने दो। या तो एक जनरल रूल अप्लाई कर सकते हो, 50% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट पे सीधा सीधा यूआरआर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऑलराइट, एक नीचे इनकम टैक्स का एक पॉइंट दिया गया है, that income tax में please cross check with your DT provisions, you will surely see this point, alright, because module audit module में काफी बार टैक्स के एक दो पॉइंट आउटडेटेड होते हैं, बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल सी ओवर देयर। तो इंश्योरेंस के टैक्सेशन में, जनरल इंश्योरेंस के टैक्सेशन में 50% ऑफ द प्रीमियम इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मिसलेनियस बिजनेस एंड 100% ऑफ द प्रीमियम इनकम रिलेटेड टू मरीन इंश्योरेंस बिजनेस आपको एज ए डिडक्शन दिया जाता है, बिकॉज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इस हिसाब से यूआरआर क्रिएट किया जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, व्हाट पीपल डू इन इंश्योरेंस सेक्टर, कि वो लोग यही परसेंटेजेस यूज करते हैं, तो डिडक्शन भी मिल जाता है, एंड आईआरडीए का रिक्वायरमेंट ऑफ 50% मिनिमम जो है वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। अंडरस्टूड दिस? ओके, कुछ डाउट है इसमें? देन यू कैन लुक एट माय वेरी डिटेल्ड वीडियो इन ऑन द रेगुलर कोर्स पोर्टल, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बता दिया है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस इज नथिंग बट आई एम द सेलर। मैं गुड्स सर्विसेज वगैरह सेल करता हूँ ऑन क्रेडिट, एंड मेरे आई एम वरीड अबाउट द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, व्हाट इफ माय ट्रेड रिसीवेबल्स डोंट पे मी, इसके अगेंस्ट मैं सिक्योरिटी लेता हूँ, ऑलराइट, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। ओके, तो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस का बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर ये देख लोगे, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये। एंड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट जाना चाहिए, अगर आप देखोगे तो 3-4 कंटेंट तो नॉर्मल कंपनी ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट है, एकदम नॉर्मल कंपनी ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट है, ऑलराइट, एंड एक ये कंटेंट अच्छा है, ओके, एंड ये कंटेंट अच्छा है जहां पे आपको बताया जा रहा है दैट एज एन ऑडिटर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज के ऊपर कमेंट करना होता है, ऑलराइट, एंड एज एन ऑडिटर यू हैव टू आल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशंस एंड स्टफ बराबर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, प्लस मैनेजमेंट एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट जैसा एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाता है तो उसको सर्टिफाई करना होता है, एंड आईआरडीए के रजिस्ट्रेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन कंडीशंस के साथ इंश्योरेंस कंपनी ने कंप्लाई किया है कि नहीं, दैट आल्सो यू हैव टू स्टेट इन योर ऑडिट रिपोर्ट, ऑलराइट, और बाकी कुछ चीजों पे सर्टिफिकेट देने होते हैं, इफ यू वांट यू कैन रीड इट वंस और यू कैन इग्नोर दैट आल्सो, इट इज फाइन। तो ये है पूरा आपका ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस का डिस्कशन एंड गाइडेंस मोरल दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने जो रेगुलर कोर्स का आपको वीडियो बैच 17 बोला, मेरे ऐप में जाके स्टोर सेक्शन में जाके उसमें आप 42nd या 43rd फोल्डर देखना, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस को लेके है, उसमें मैंने ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस के एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, तो अगर आप ये पढ़ के वो एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हो और मॉड्यूल क्वेश्चंस देख लेते हो, योर प्रिपरेशन इज डन, ऑलराइट। तो और ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑलवेज विथ यू, गॉड ब्लेस यू बच्चा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।